में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हाँ, अपने चैप्टर सॉलिड स्टेट को कंटिन्यू करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सेमीकंडक्टर को स्टडी किया था, जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से रिलेटेड ही हैं। और उसमें हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में मुख्य रूप से हम लोगों ने बात किया था इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की अगर हम बात करें तो कहते हैं क्या कि ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन एंड स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन द परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट इज फाउंड इन इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू दिस कॉज इलेक्ट्रॉन एक्ट एज अ टिनी इलेक्ट्रोमैग्नेट। हम कहते हैं कि ऑर्बिटल मोशन और इलेक्ट्रॉन के स्पिनिंग मोशन के कारण से जो है इलेक्ट्रॉन हमेशा एक टिनी मैग्नेट की तरह काम करता है, ठीक है। और जिस कारण से हम लोग कहते हैं कि उसमें एक परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है निश्चित रूप से एटम में होता है, और अगर इलेक्ट्रॉन एटम में है तो इलेक्ट्रॉन के कारण एटम या मॉलिक्यूल्स में निश्चित रूप से मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कहते हैं ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन एंड ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन एंड स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन द परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट the permanent magnetic moment is found in electron due to this cause electron is act as a टिनी मैग्नेट। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है एक टिनी मैग्नेट की तरह काम करेगा, एक छोटा सा मैग्नेट की तरह काम करेगा। तो बच्चों हम लोग आगे बात करते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड कितने प्रकार का होता है। तो कहते हैं क्या कि कुल मिलाकर के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड जो है वो 5 प्रकार का होता है बच्चों, ठीक है। एक जिसको हम लोग डायमैग्नेटिक कहते हैं, डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। दूसरा पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तीसरा फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। चौथा एंटी फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। और पांचवा फेरिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो जो ये 5 प्रकार का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड होता है, ये दोनों के बारे में हम लोगों ने 11th क्लास में भी स्टडी किया है, लेकिन ये 3 हम लोगों के लिए क्या है, नया है। तो हम लोग शुरू से ही काम करते हैं, डायमैग्नेटिक से ही हम लोग बात करते हैं कि डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड है क्या। तो डायमैग्नेटिक जो है कहते हैं क्या कि इलेक्ट्रॉन है तो निश्चित रूप से उसमें इलेक्ट्रॉन है तो निश्चित रूप से वो अपने एक्सिस पे स्पिन कर रहा होगा, ठीक है। तो कहते हैं क्या कि ड्यू टू स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और ड्यू टू स्पिनिंग ऑफ ऑर्बिटल दे मे हैव सम मैग्नेटिक मोमेंट। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट मतलब मैग्नेटिक फील्ड की हम लोग बात कर रहे हैं,
तो कहते हैं क्या कि इलेक्ट्रॉन में मैग्नेटिक मोमेंट तभी होगा जब वो अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा हो। तो कहते हैं क्या कि अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकुलरली अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है तो इट मे हैव सम मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि हम लोग जैसा कि जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर सकता है, रोटेट कर सकता है, या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है। तो कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट करेगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेगा, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट कर रहा है तो वो निश्चित रूप से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करेगा। तो कहते हैं क्या कि अगर एक ऑर्बिटल की बात करें तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और दूसरा निश्चित रूप से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो कहते हैं कि अगर एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रूप में है, यानी कि पेयर्ड है, यानी कि जुड़ा है, तो कहते हैं क्या कि उस केस में उस ऑर्बिटल का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो 0 होगा, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने के कारण से वो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्रिएट करेगा। तो दोनों एक दूसरे क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो कहेंगे नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा। तो निश्चित रूप से अगर मैग्नेटिक मोमेंट अगर कहीं हम लोग को कंसिडर करना है तो इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड होना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड मतलब किसी एक ऑर्बिटल में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है ना, कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी एटम या मॉलिक्यूल्स में हो तो हम लोग कह सकते हैं कि दे हैव सम मैग्नेटिक मोमेंट और दे हैव सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं डायमैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक का मतलब डेफिनेशन क्या है कि if a substance having there is no unpaired electron, that is they have no magnetic moment is called diamagnetic। मतलब ऐसा कोई सब्सटेंस हो जिसके पास किसी प्रकार का कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो तो उसको हम लोग डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहेंगे। और हम जानते हैं जैसा कि अगर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा, मतलब उसमें किसी प्रकार का कोई मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं होगा। तो लिखते हैं the substance which has there is no unpaired, the substance which has there is no unpaired electron is called diamagnetic substance। is called diamagnetic substance। ठीक है, तो कहते हैं कि अगर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 होना चाहिए। तो हाउ कैन वी कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट? तो सबसे पहले हम लोग जानना होगा कि मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। ओके, मैग्नेटिक मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। तो मैग्नेटिक मोमेंट कैन बी कैलकुलेटेड एज मैग्नेटिक मोमेंट म्यू कैन बी कैलकुलेटेड एज म्यू इक्वल टू √1 n into n plus 2 bm। फिर जो हमारा होगा चूंकि ये bm क्या है, तो bm का मतलब होता है बोर मैग्नेट्रॉन, एंड बोर मैग्नेट्रॉन इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, वेयर n जो है वो क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n क्या बच्चों, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखें कि डायमैग्नेटिक मोमेंट डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बोल रहा है क्या कि जिसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, तो यानी कि n की वैल्यू 0 होगी। तो हम लोग कह रहे हैं कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 होना चाहिए। तो वी शुड पुट द वैल्यू ऑफ n is equals to 0, then can we see then we can see that the magnetic moment of diamagnetic substances will be 0. How? For a diamagnetic substance n equals to
तरीके से हम लोग डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को डिफाइन कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हाँ ये हमारा क्या है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। अब अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल जो बच्चों कुछ इस तरीके से MaCl, V2O5, C6H6, etc. These are all the examples of diamagnetic substances which has there is no unpaired electron. Okay. अब हम लोग अपने अगले मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है। ठीक है, यानी कि सेकेंड प्रॉपर्टी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड क्या है हमारा, पैरामैग्नेटिक। तो कहते हैं क्या कि द सब्सटेंस हैविंग एट लीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, द सब्सटेंस हैविंग एट लीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर कम से कम एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो सब्सटेंसेस विल बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर। मतलब कि अगर कोई भी सब्सटेंस है और उसके पास कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कहते हैं क्या कि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो सीधी सी बात है कि वो किससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड के क्रिएट करने के कारण से जो है वो एक छोटा सा मैग्नेट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट नेवर बी इक्वल टू जीरो, दे हैव ऑलवेज सम मैग्नेटिक मोमेंट, दे कंटेन्स ऑलवेज सम मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो कहते हैं कि अगर कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो उस एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण से जो है वो एक छोटे से मैग्नेट की तरह जो है काम करेगा, क्योंकि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करेगा। कहते हैं कि द सब्सटेंस हैविंग at least one unpaired electron, at least one unpaired electron is called paramagnetic। ठीक है बच्चों, तो कम से कम एक एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर हम लोग कहेंगे कि अगर कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो निश्चित रूप से जो है उसमें कुछ न कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब n की वैल्यू मिनिमम एक होगी, दो तीन एटलीस्ट बोल रहे हैं कम से कम एक, तो एक ज़्यादा भी हो सकता है ना। तो मान लेते हैं कि हम लोग कैसे पता करेंगे हाँ उसमें कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगा, तो हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्मूला से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं mu equals to n into n plus 2 into Vn। So for paramagnetic substances, n की वैल्यू जो है वो 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, एटलीस्ट वन कम से कम एक। तो अगर एक कम से कम एक होगा तो म्यू की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग n की वैल्यू कम से कम एक सबसे पहले एक को पुट करना पड़ेगा, तो वह 1 into 1 plus 2, ठीक है, into Vn, तो √3 Vn यानी कि 1.73 to वोल्ट मैग्नेट ऑन जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा। क्या जीरो है बच्चों? जीरो नहीं है, तो जीरो नहीं है तो कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगा, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होने का मतलब है कि वो एक टीनी मैग्नेट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें कि क्या क्या इसका एग्जांपल्स हो जाएगा, तो कहते हैं क्या कि TiO2, ठीक है, VO2, TiO2, VO2, CO2 plus O2, Fe3 plus O2, Fe3 plus PiO, etc। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो है बच्चों वो हमारे
पैरामेग्नेटिक सब्सटेंसेस के एग्जांपल है, मतलब इन सारे मॉलिक्यूल्स में कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निश्चित रूप से होगा। ठीक है, तो अब हम लोग किस तरीके से करेंगे, कैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता कैसे, तो बस थोड़ा सा मेरे से दिखाते हैं। तो मान लीजिए एक बार एक पी ऑर्बिटल है, एक पी ऑर्बिटल है, तो पी ऑर्बिटल में पी सबसेल है, तो पी सबसेल में कम से कम क्या पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो मालूम है एक पी एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग और तीसरा जेड एक्सिस के लॉन्ग। तो कहते हैं क्या कि इलेक्ट्रॉन आर फील्ड इन द ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू हुड्स रूल। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू हुड्स रूल जो है इलेक्ट्रॉन का फिलअप होता है किसी भी ऑर्बिटल में, तो पहले इलेक्ट्रॉन एक एक करके होता है और फिर आफ्टर दैट जो है पेयरिंग होना स्टार्ट होता है। तो बच्चों यहाँ की अगर हम बात करें तो पी ऑर्बिटल में सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयर्ड है। तो कहते हैं क्या कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट को ये कैंसिल आउट कर देगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट को ये कैंसिल आउट कर देगा और इसके मैग्नेटिक मोमेंट को ये कैंसिल आउट कर देगा। तो यहाँ कहेंगे मैग्नेटिक मोमेंट 0, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी अनपेयर्ड नहीं है, सारे के सारे पेयर्ड है। लेकिन अगर मान लेते हैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कम है, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन का फिलअप हुआ है इस ऑर्बिटल में, तो हम क्या कहेंगे, इसके कारण ये तो 0 हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट, इसके कारण ये भी 0 हो जाएगा, लेकिन इसके कारण इसको 0 करने वाला कोई नहीं है। तो इसके कारण जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग कहते हैं क्या कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने के कारण से जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के कारण से जो है वो एक स्मॉल मैग्नेट की तरह काम करेगा। तो कहते हैं क्या कि इसमें परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। ठीक है ना, ड्यू टू हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने तीसरे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बारे में, जिसका नाम है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो बच्चों कहते हैं कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एक ऐसा सब्सटेंस है जो अगर मैग्नेटिक फील्ड कहीं अब्सेंस भी हो, मतलब कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं भी हो, तो भी इसका मैग्नेटिक बिहेवियर होगा। तो कहते हैं क्या कि परमानेंट मैग्नेटिज्म इवन इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, यानी मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में भी ये जो है मैग्नेटिक बिहेवियर को शो करेगा। ठीक है, तो लेकिन एक बात और ध्यान रहे कि कोई भी सब्सटेंस मैग्नेटिक बिहेवियर जो शो करता है वो एक सर्टेन टेम्परेचर पे करता है। तो above that certain temperature they behaves like a diamagnetic substance, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि उसका मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो 0 हो जाएगा, उसके मैग्नेटिक बिहेवियर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वह जो टेम्परेचर होता है ना बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर, CURIE, क्यूरी टेम्परेचर। तो कहते हैं क्या कि above a temperature is called Curie temperature, there is no ferromagnetism, मतलब ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिज्म शो नहीं करे उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्यूरी टेम्परेचर। वह जो टेम्परेचर होगा वो क्या कहलाएगा बच्चों, क्यूरी टेम्परेचर कहलाएगा। तो हम लोग इसका डेफिनेशन को लिख लेते हैं। द सब्सटेंस which show magnetism even in the absence of मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मतलब ध्यान रहे बात हम कह रहे हैं कि इसमें जो है क्यों बिना मैग्नेटिक फील्ड के भी जो मैग्नेटिज्म शो करेगा, हम लोग को ये सोचना है। तो कहते हैं यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का अलाइनमेंट जो होता है, हम लोग कहते हैं क्या कि डायपोल का जो अलाइनमेंट होता है वो सारे के सारे वो पैरेलल होते हैं, मतलब सारे के सारे का अलाइनमेंट जो होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है। जैसे कहने का मतलब ये कुछ इस तरीके से, अगर सारे इलेक्ट्रॉन का अलाइनमेंट अगर पैरेलल रहेगा या सारे डायपोल्स का अलाइनमेंट अगर पैरेलल रहेगा, मतलब एक ही डायरेक्शन में रहेगा, तो बच्चों एक बात बताइए कि यहाँ पर से इस अलाइनमेंट को कैंसिल करने वाला इसमें से कोई दूसरा नहीं है,
इसको भी कैंसिल आउट करने वाला कोई दूसरा नहीं है, इसको भी कैंसिल आउट करने वाला कोई दूसरा नहीं है, इसको भी कैंसिल आउट करने वाला कोई भी दूसरा नहीं है, इसको भी कैंसिल आउट करने वाला कोई नहीं है, मतलब इन सबों में से किसी को भी कैंसिल आउट करने वाला कोई नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि उसके पास बहुत सारा मैग्नेटिक मोमेंट होगा। अब जब बहुत सारा मैग्नेटिक मोमेंट होगा तो उसको क्या जरूरत है किसी प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। तो बहुत सारा डाइपोल का अलाइनमेंट चूंकि एक ही डायरेक्शन में होता है ना, इस कारण से जो है उसको मैग्नेटिक वेवलेट शो करने के लिए किसी प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं क्या कि डाइपोल्स आर अलाइन्ड इन द सेम डायरेक्शन ड्यू टू व्हिच दे कैन शो फेरोमैग्नेटिज्म और दे कैन शो मैग्नेटिज्म इवन इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर हम लोग इसके एग्जांपल्स की बात करेंगे तो इसका एग्जांपल के तौर पे हम लोग कह सकते हैं कि जाएगा हमारा Fe, निकेल, कोबाल्ट और क्रोमियम ऑक्साइड, ये सारे के सारे हमारे एग्जांपल्स जो है वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को भी डिफाइन कर सकते हैं। हम लोगों ने बात कर रहे हैं क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर, now we are going to define Curie temperature। कहते हैं क्या कि if our temperature is called Curie temperature there is no ferromagnetism, if a temperature called Curie temperature there is no ferromagnetism। वो सारे सब्सटेंस के अलग अलग होंगे टेम्परेचर जो है, और वह टेम्परेचर जिस पर चूंकि देखिए बच्चों इतना सारा स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण से जो है मैग्नेटिक मोमेंट होगा, यानी बहुत सारा मैग्नेटिक मोमेंट होगा इसका। और जब आप हर एक सब्सटेंस का अपना अपना टेम्परेचर होगा और उस टेम्परेचर को ऊपर जब उस टेम्परेचर से आप ज़्यादा दीजिएगा उसको टेम्परेचर, तो जिस टेम्परेचर पर वो उसका जो है हम लोग कहते हैं क्या कि वो अगर मैग्नेटिक लेवल उसका जीरो हो जाएगा, उसका मैग्नेटिक मोमेंट अगर जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, अगर उसका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाएगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि वो टेम्परेचर जिस पर उसका फेरोमैग्नेटिज्म जो है वो जीरो हो गया है, जिस पर उसका फेरोमैग्नेटिज्म खत्म हो गया है, तो वह टेम्परेचर जो है वो क्या कहलाएगा, क्यूरी टेम्परेचर है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, ठीक है। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म ये हमारा चौथा जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड है। अब बच्चों कहते हैं क्या कि दिस अराइजेस व्हेन नेट डाइपोल मोमेंट इज जीरो ड्यू टू इक्वल एंड अपोजिंग अलाइनमेंट। कहते हैं क्या कि ये जो है एंटी फेरोमैग्नेटिक तब शो करेगा जब उसका नेट डाइपोल मोमेंट जो होगा वो जीरो हो जाएगा, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो उस केस में ये एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस या एंटी फेरोमैग्नेटिज्म जो है वो शो करेगा, ठीक है। और इसका सिंगल सा कारण है कि इक्वल एंड अपोजिट अलाइनमेंट होगा इलेक्ट्रॉन का, डाइपोल का जो है इक्वल एंड अपोजिट अलाइनमेंट होगा। जितना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डाइपोल का अलाइनमेंट होगा उतना ही अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी होगा तो नेट जो हमारा डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। नेट जो है मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि वो एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है। तो कहते हैं क्या दिस अराइजेस due to
when net dipole moment is 1, this is when net dipole moment is 0 due to equal and opposite alignment of dipoles या और इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों यहाँ पर कहेंगे कि आप कहेंगे इसमें डायमैग्नेटिक में और ये एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या फर्क है, तो वहाँ ध्यान रहेगी एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन के साथ एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज के साथ एक एंटी क्लॉकवाइज, तो इस तरीके से डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। लेकिन हम यहाँ करें मान लेते हैं कि एक कहीं पर भीड़ है ना, उसमें दो प्रकार के लोग हैं, एक मतलब दो अलग अलग नेचर के लोग हैं, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि दोनों अलग अलग नेचर के लोग वो इक्वल हैं, मतलब दोनों सेम है, मतलब हम मेरे कहने का मतलब ये है कि वो दोनों जो है समान संख्या में, ठीक है ना। तो वो दोनों एक दूसरे के प्रॉपर्टी को वो क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो दोनों कैंसिल आउट करने के कारण से जो है वो एंटी फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर की तरह शो करेगा। लेकिन डायमैग्नेटिक में एक भाई दो अपोजिट नेचर वाले लोग एक साथ थे, यहाँ एक साथ नहीं होंगे, यहाँ भीड़ होगी, लेकिन जितना संख्या में हम लोग कहें कि अगर कोई लोग है उनका रोटेशन जो है अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो उतना ही संख्या में एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन वाले भी लोग हैं, ठीक है। लेकिन भीड़ में ये एक साथ नहीं है, लेकिन है जरूर, तो लेकिन दोनों का संख्या समान होने के कारण से जो है दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से मान लेते हैं कि दो जो है डायपोल का एलिमेंट एक जैसा है और अगले का कुछ इस तरीके से है या इस तरीके से है, इस तरीके से है, फिर इस तरीके से हो गया, फिर इस तरीके से हो गया, दो इस तरीके से हो गया। अब देखिए ये दोनों इस दोनों क्या कर देगा कैंसिल आउट, ये दो इसको ये कर देगा कैंसिल आउट, इसको ये कर देगा और इसको ये कर देगा, तो नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो। नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो हम लोग कहते हैं क्या वो जो होगा सब्सटेंस क्या होगा, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। अब इसके एग्जांपल्स की हम लोग बात करें तो MnO2 Mn2O3 फिर FeO Fe2O3 FeO Fe2O3 NiO Cr2O3 कोबाल्ट ऑक्साइड और लास्ट CO3O4। ये सारे हमारे एग्जांपल्स होंगे वो एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के एग्जांपल होंगे, ठीक है। अब बच्चों देखिए कुछ इसी प्रकार के भी की बात हम लोग जो है अगले अपने फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में करेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं इसके बारे में। हाँ तो बच्चों हम लोग अपने लास्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की बात करते हैं जिसका नाम है फेरीमैग्नेटिक। तो कहते हैं क्या कि दिस अराइजेज व्हेन there is net dipole moment। मतलब ये तब होगा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस तब शो करेगा जब नेट डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होना चाहिए या नेट मैग्नेटिक मोमेंट कुछ ना कुछ होना चाहिए।
मतलब वही बात है कि मान लीजिए कि आप इलेक्ट्रॉनों की भीड़ है कहीं पे, कुछ का क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूवमेंट है, कुछ का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूवमेंट है ना। लेकिन उसमें एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम नहीं है। और जब दोनों की संख्या सेम नहीं होगी तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉन के कारण कुछ ना कुछ नेट डाइपोल मूवमेंट होना है या नेट जो है मैग्नेटिक मूवमेंट होना है। तो हम लोग कहेंगे क्या कि इस प्रकार का कुछ भी हलचल या कुछ भी मतलब एक्टिविटी हो रही है किसी सब्सटेंस में, तो कहते हैं क्या कि सब्सटेंस विल बी फेरी मैग्नेटिक इन नेचर। तो इलेक्ट्रॉन के अलाइनमेंट कुछ इस तरह से। अब देखिए इस इलेक्ट्रॉन को ये कैंसिल आउट कर देगा, इस इलेक्ट्रॉन को ये कैंसिल आउट कर देगा, इस इलेक्ट्रॉन को ये कैंसिल आउट कर देगा। लेकिन देखिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन के कारण से जो है कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट होना है, क्योंकि कह रहे हैं क्या कि जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दोनों की संख्या सेम नहीं है। दोनों की संख्या जब सेम नहीं होगा तो निश्चित रूप से उसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट होना है। बच्चों अगर हम लोग इसके एग्जांपल बात करेंगे तो Fe3O4 और nickel ferrites हैं। They are all the examples of ferrimagnetic substance। ठीक है बच्चों, आज का सेशन यहीं पर खत्म हुआ और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जब सॉलिड हमारा खत्म हो चुका है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप वीडियो को ध्यान से देखें, लगभग सारा कंटेंट आपको समझ में आएगा। और फिर भी कहीं कुछ समझ में नहीं आए या कहीं पर कुछ भी आपको लगे कि नहीं यहाँ ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, कुछ भी मतलब कुछ भी आपको पूछना हो तो आप मेरे चैनल पे आए, कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करें, कुछ भी क्वेश्चन करें, मैं उसका निश्चित रूप से जवाब आपको दूंगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।